वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी की प्रॉब्लम्स। तो आखिर इस प्रॉब्लम में होता क्या है, पहले हम उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे कि हमारी केस स्टडी की प्रॉब्लम नंबर है 1। तो हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी जो भी हमारा टॉपिक होगा, और उस टॉपिक पर बेस्ड हमें कुछ MCQs जो हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो उनके हमने आंसर्स वहाँ से सेलेक्ट करने होंगे ऑप्शंस में से। तो जैसे कि हमारी सबसे पहली केस स्टडी प्रॉब्लम है, इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है वो ये है कि सॉलिड्स में क्या होता है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, सो दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टैकिंग द 2 डायमेंशनल लेयर्स वन अबव द अदर। द 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैन बी ऑफ द 2 टाइप्स। तो अगर हम 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग को बनाएं तो वो 2 टाइप की होती हैं, स्क्वायर क्लोज पैक्ड एंड साथ में होती है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और जब हम ऐसी 2 डायमेंशनल को चेंज करते हैं इनटू द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जब हम बनाते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अंडरलाइन कर रख लेना है। बाय प्लेसिंग द लेयर्स ऑफ सच दैट द पैटर्न ऑफ द स्फीयर इज रिपीटेड इन अल्टरनेटिव लेयर्स। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जब बनती है तो क्या होता है कि अल्टरनेटिव लेयर्स में पैटर्न रिपीट होता है। मतलब जो फर्स्ट लेयर होगी दैट इज सेम एज द थर्ड लेयर, और जो सेकेंड लेयर होगी दैट इज सेम एज द फोर्थ लेयर। ठीक है, तो ये होती है HCP में से जब हम बनाते हैं हमारी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बट व्हेन द स्फीयर्स ऑफ द फोर्थ लेयर, जब फोर्थ लेयर के स्फीयर्स अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर, देन वी ऑब्टेन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मतलब जब क्या होगा कि फर्स्ट लेयर इज सेम एज द फोर्थ लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर A, B, C एंड A टाइप की स्ट्रक्चर होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टाइप के अरेंजमेंट आते हैं जो कि हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनाए हैं। अब इसके बाद उसने हमें यहाँ पर बताया है कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में 2 टाइप के वॉइड्स बन जाते हैं। एक बनते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरे बनते हैं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, और इन वॉइड्स के जो गिनती होती है, नंबर ऑफ वॉइड्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ द क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर्स पर। ठीक है, और जो हमारे पास आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो बिगर आयंस होते हैं वो बनाते हैं हमारी क्लोज पैकिंग। ठीक है, और जो स्मॉलर आयंस होते हैं वो आ जाते हैं वॉइड्स के अंदर। ठीक है, तो अगर उसका साइज होगा छोटा तो वो आ जाएगा इन द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अदरवाइज वो वहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को भी ऑक्यूपाई कर सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला भी बाद में बना सकते हैं कि जिसमें आयंस को रखा गया हो उसके अकॉर्डिंग हम उस कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक जर्नल से इंट्रोडक्शन इसके बारे में दी गई है। अब हम इस पर बेस्ड कुछ MCQs के आंसर्स को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला MCQ है यहाँ पर कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन द 2 डायमेंशन। ठीक है, सो 2 डायमेंशन में हमें बताना है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर की क्या वैल्यू होती है 2 डायमेंशन में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2D में क्या होता है, ये मान लीजिए हमारे स्फीयर्स हैं। ठीक है, तो हमें इनका 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग इनकी बनानी है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि जो 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है तो सभी स्फीयर्स एक दूसरे के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास होती है 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो ये हमारी बन चुकी है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सभी स्फीयर्स एक दूसरे के अंडर आ रहे हैं। अगर हम एक यहाँ पर स्फीयर को यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, मान लीजिए ये हमारा स्फीयर है जिसको हमने ऑब्जर्व करना है, इसके साथ टोटल 4 स्फीयर्स यहाँ पर अटैच हो रहे हैं, 2 ये वाले, 3 और फिर ये 4। ठीक है, तो मतलब एक स्फीयर के साथ टोटल कितने स्फीयर्स हैं जो यहाँ पर कर रहे हैं टच, दैट इज द 4। तो इसका मतलब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन जाएगा 4, सो देयरफॉर 3 इज द आंसर। तो ये हमें 2D में पूछा गया था, तो हमने 2D की स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे आपको सिंपली इनको सोल्व करना है। तो आगे चलते हैं सेकेंड MCQ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में ऊपर बताया गया था। ठीक है, कि जब हमारे पास यहाँ पर A B टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, मतलब कि हमारी जो थर्ड होती है लेयर वो हमारी फर्स्ट लेयर के ही सेम टू सेम होती है, इक्विवेलेंट।
ठीक है, तो इसके बारे में हमने ऊपर रीड किया था। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने HCP के अरेंजमेंट को रीड किया होगा तो ये बिल्कुल सही बात है। CCP हो चाहे FCC हो और चाहे हो यहाँ पर HCP, इन सभी में ही कोऑर्डिनेशन नंबर है जो वो कितना रहता है, 12 रहता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। ओके, इसके बाद है कि पैकिंग एफिशिएंसी इज 74%, दिस इज आल्सो राइट वन। ठीक है, अब ये भी बात इन सभी के लिए ही सेम है, CCP हो चाहे FCC हो चाहे HCP हो, सभी में ही पैकिंग एफिशिएंसी हमारी कितनी रहती है, 74% रहती है। ठीक है, थर्ड है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकेंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ द थर्ड लेयर। अब देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड जब बनता है वो तो क्या होता है, एक स्फीयर होता है पहले, ठीक है, हमारी फर्स्ट लेयर का, उसके ऊपर आ जाते हैं टोटल यहाँ पर 3 स्फीयर्स। ठीक है, तो ये आ गए, उसके ऊपर जो बनते हैं ये 3 स्फीयर्स। तो इनके यहाँ पर ये जो बीच वाली स्पेस है, दिस इज नोन एज द टेट्राहेड्रल वॉइड। अब जब हम यहाँ पर हमारी थर्ड रखेंगे लेयर तो उसका स्फीयर इस फर्स्ट स्फीयर के जस्ट अबव होगा, बिल्कुल उसी जैसा ही अरेंजमेंट होगा। मतलब हमारी AB टाइप हमारी जो थर्ड होगी लेयर वो हमारी फर्स्ट लेयर के ही इक्विवेलेंट होगी। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारी सही है कि HCP में यही होता है कि जो थर्ड होती है लेयर वो हमारी फर्स्ट लेयर के ही सेम टू सेम होती है। तो रह गई अब ओनली फोर्थ स्टेटमेंट, उसको यहाँ पर देख लेते हैं। In this arrangement, spheres of the fourth layer are exactly aligned with the first layer. तो इसका मतलब इन्होंने हमें ये कहा है कि फोर्थ लेयर यानी कि A, B, C और A, ये तो हमने अभी अभी ऊपर रीड किया है, उन्होंने हमें बताया है दिस इज फॉर द CCP अरेंजमेंट। ठीक है, दिस इज नॉट राइट फॉर द HCP। तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट ओनली है यहाँ पर इनकरेक्ट, तो मतलब हमारा आंसर बन जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लोगों ने अच्छे से इसको रीड किया है तो आपको आंसर्स बताने में कोई भी डिफ़िकल्टी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने वाली। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कुछ और इस पर बेस्ड कुछ MCQs को सोल्व करते हैं। ठीक है, सो नाउ हमारा थर्ड MCQ है, इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि CCP द यूनिट सेल हैज़। तो यूनिट सेल में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 tetrahedral voids each which is shared by the 4 adjacent unit cells. This is wrong. Why this is wrong? क्योंकि CCP अरेंजमेंट में क्या होता है कि हमारे पास टोटल 4 एटम्स आ जाते हैं। ठीक है, FCC हो CCP हो, उनमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, अब हमने रीड किया है कि टेट्राहेड्रल जो होंगे हमारे वॉइड्स, ठीक है, टेट्राहेड्रल जो हमारे वॉइड्स होंगे वो हमारे यहाँ पर क्या होंगे, 2 टाइम्स होंगे। ठीक है, सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 2 टाइम्स देन द नंबर ऑफ एटम्स, सो देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो हमारे पास टोटल 8 होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो ये तो हो गई रोंग, और सेकंड भी रोंग होगा कि 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स विद इन द सेल, देयर आर द टोटल देखिए 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन है हमारे पास, ओनली बचते हैं यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड में है कि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ईच ऑफ विच इज शेयर्ड बाय द 4 एडजेसेंट यूनिट सेल्स। अगर वो शेयर हो गए तो वो एक यूनिट सेल में हमारे पास 8 बिल्कुल नहीं बनेंगे। ठीक है, उनका शेयर्ड पार्ट जो आएगा उनको ऐड कर कर हम सोल्व करेंगे कि एक यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने बनते हैं। सो ये भी रॉन्ग है। तो ये यूनिट सेल के पास अपने खुद के 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं जो उसके ही होते हैं कंप्लीटली। ठीक है, सो देयरफॉर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स विद इन द यूनिट सेल, सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारे थर्ड का ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा राइट। तो ऐसे आपको यहाँ से आंसर्स को बताना है। ठीक है, तो फोर्थ करते हैं अब यहाँ पर। फोर्थ में है कि एटम्स ऑफ B फॉर्म द HCP लैटिस एंड दोज ऑफ एटम A फॉर्म्स द 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, हमें कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर B हुआ हमारे पास मान लीजिए 1 एटम, ठीक है, तो A जो हैं A हमने कहाँ पर रखे हैं, A ने ऑक्यूपाई किए हैं यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, 2 टाइम्स होते हैं, बट उसने सिर्फ 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ही ऑक्यूपाई किया है। सो मतलब 2 × 2/3, तो मतलब कितना बन गया ये 4/3। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट 4/3 है A की वैल्यू
और रेशो बी की वैल्यू है यहाँ पर 1। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 3, सो दिस बिकम्स द 4:3। तो 4:3 आया है, तो 4 है यहाँ पर A और B है यहाँ पर 3, सो देयरफॉर आवर आंसर इज A4 एंड B3। ठीक है, सो A4 B3 दैट इज द सेकंड इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर को सिलेक्ट करना है। ओके, तो ऐसे आपको कोई भी MCQ यहाँ पर बनाकर दिया जा सकता है, तो आपको उसका आंसर ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, सो दिस इज अवर केस स्टडी प्रॉब्लम 1। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी। ऐसे ही हम हमारी सेकंड यहाँ पर केस स्टडी प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट जरूर करनी है। तो मैं आपको एक बार यहाँ से ओवरव्यू इसका बता देता हूँ। सो इसमें हमें बताया गया है कि क्रिस्टल्स आर नॉट परफेक्ट, यूजली ए सॉलिड consists of an aggregate of large number of the small crystals. These small crystals have defects in them. इनमें कुछ defects होते हैं. This happens because when the crystalline process occurs at fast or the moderate rate. Single crystals are formed when the process of crystallization occurs at extremely slow rate. ठीक है, एक मिनट। So इवन दीज क्रिस्टल्स आर नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, तो मतलब इनका यहाँ पर ये बताने का मतलब है कि क्रिस्टल्स में हमेशा डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, और दीज डिफेक्ट्स आर बेसिकली इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आप लोगों ने अगर सॉलिड स्टेट रीड किया है तो आप लोगों ने डिफेक्ट्स के बारे में जरूर रीड किया होगा। तो ये डिफेक्ट मेनली दो टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स एंड द लाइन डिफेक्ट। बट हमारी यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट्स की मेनली स्टडी होती है। पॉइंट डिफेक्ट्स दो टाइप के हैं, स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इज अबाउट द 3 टाइप्स, स्टोक्योमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में दो टाइप हैं मेनली, दैट इज द वैकेंसी डिफेक्ट एंड द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, तो वैकेंसी डिफेक्ट यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी, और इंटरस्टिशियल यहाँ पर वॉइड्स में कोई जो यहाँ पर आयन है वो प्लेस हो जाएगा। ठीक है, सो कि यहाँ पर आयनिक सॉलिड्स शो दीज डिफेक्ट्स एज फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। आयनिक सॉलिड्स में ये डिफेक्ट फ्रैंकल एंड शॉर्टकी की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। हाउएवर ए लार्ज नंबर ऑफ नॉन स्टोक्योमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स आर नोन विच कंटेन्स द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन नॉन स्टोक्योमेट्रिक रेशो ड्यू टू देयर डिफेक्ट्स। ठीक है, तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, जिनका फॉर्मूला चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है यहाँ पर FeO का, FeO, बट उसमें डिफेक्ट होने के कारण यहाँ पर एक रेंज बन जाती है कि Fe आयंस जो होंगे उनकी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, और ऑक्साइड आयंस की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला है तो वो स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड है, तो अगर उसका रेशो चेंज हुआ है तो वो एक नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो ये जो हैं वो आगे दो टाइप के हैं, एक है यहाँ पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा है यहाँ पर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो ये था हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो इन पर बेस्ड हम कुछ यहाँ पर MCQs को अब सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला MCQ है कि कटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स इन विच ऑफ द डिफेक्ट। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने डिफेक्ट्स को अच्छे से रीड आउट किया है तो आई होप कि आपको ये आंसर ज़रूर आता होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर एक अरेंजमेंट बना रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा है A पॉजिटिव आयन, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा B नेगेटिव आयन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमें डिफेक्ट पूछा गया है इसमें क्या है कि कटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट। मान लीजिए यहाँ से ये जो है कटायन वो इस इंटरस्टिशियल साइट में एंटर हो गया है। ठीक है, तो अब ये कौन सा डिफेक्ट बनता है। ठीक है, तो सो दिस इज नोन एज द फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा होता है कि कटायंस अपनी नॉर्मल साइट्स की बजाय यहाँ पर जो है वो इंटरस्टिशियल साइट में एंटर हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ से अपनी नॉर्मल साइट से हटकर इस साइट से हटकर अब यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट में आ गया है। सो दिस इज नोन एज द फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो शॉर्टकी में क्या होता है कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस यानी कि कटायंस एंड अनायंस दोनों ही अपनी नॉर्मल साइट से मिसिंग होते हैं, बट फ्रैंकल में ओनली कटायन अपनी नॉर्मल साइट से मिस होकर इंटरस्टिशियल साइट में एंटर हो जाता है। सो दिस इज नोन एज द फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है,
तो आगे चलते हैं, सेकंड एमसीक्यू करते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टल्स व्हेन, ये मैंने आपको अभी अभी बताया है कि व्हेन देयर इज इक्वल नंबर ऑफ द कटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस। ठीक है, जब इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस अपनी लैटिस साइड से मिस हो तब ये शो होता है। इसमें कुछ और बातें याद रख लीजिए, शॉर्टकी डिफेक्ट के साथ डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और ये सिर्फ उन्हीं यहाँ पर आयनिक सब्सटेंसेस में, कंपाउंड्स में शो होता है जहाँ पर जो है वो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो आयंस हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो। ठीक है, एक जैसा अगर उनका साइज होगा तो उन्हीं में ही ये मोस्टली शो होने वाला है। ठीक है, तो ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो आगे चलते हैं, थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट्स आर शोन बाय AgR। ये एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड की। इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही शो होते हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल इसमें दोनों ही शो होते हैं। सो आंसर हमारा बन जाएगा फर्स्ट A एंड B। ठीक है, वैसे जो शॉर्टकी डिफेक्ट शो होता है अगर बोथ आयंस का साइज हो यहाँ पर सिमिलर, और फ्रैंकल शो होता है अगर पॉजिटिव आयंस का साइज हो स्मॉलर देन द नेगेटिव आयंस, तो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट शो होता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने याद रखने हैं, बट AgBr में दोनों ही शो हो जाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ MCQ है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ NaCl एंड द पिंक कलर ऑफ LiCl। इनमें से कौन सी चीज है जो इन क्रिस्टल्स के डिफरेंट जो रंग देखने को मिलते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या होता है कि जब हमारे पास एक्सेस ऑफ द कटायंस होते हैं, ठीक है, तो जब हमारे पास आता है डिफेक्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कुछ अनायंस जो अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से मिस हो जाते हैं तो वहां पर अनायन वैकेंसीज बन जाती हैं। ठीक है, तो वहां पर अनायन वैकेंसीज बन जाती हैं, बट उन जो अनायन वैकेंसीज में इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को वहीं पर छोड़ जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि अनायन वैकेंसीज में हैं इनको हम बोलते हैं F सेंटर्स। इनको क्या बोलते हैं यहाँ पर F सेंटर्स। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द येलो कलर एंड द पिंक कलर ऑफ द लिथियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या होगा कि जो यहाँ पर अनायन अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से मिस हुआ होगा, मान लीजिए, ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम, यहाँ पर था पॉजिटिव, यहाँ पर था नेगेटिव आयन। ठीक है, तो यहाँ पर था पॉजिटिव और यहाँ से ये जो है हो गया मिस, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और बाकी सभी वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो अनायन खुद यहाँ से बाहर निकल गया बट वो अपनी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ गया। दैट इलेक्ट्रॉन जो अनायन वैकेंसी में है उसे हम बोलते हैं F सेंटर, और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट कलर्स ऑफ दीज क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास इसी पर बेस्ड एक और MCQ फिफ्थ। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि इफ NaCl इज डोप्ड विद द 10⁻³ मोल परसेंटेज ऑफ द स्ट्रोंशियम क्लोराइड, दिस इज बेस्ड अपॉन द इम्प्योरिटी डिफेक्ट, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द कटायन वैकेंसीज। अब इसको आप लोगों ने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारे NaCl का था क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इम्प्योरिटी ऐड की है। ठीक है, तो इस इम्प्योरिटी ऐड करने पर क्या होता है ये हमें अब ऑब्जर्व करना है। अब देखिए कि स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव हमने ऐड करना है। ठीक है, तो एक स्ट्रोंशियम के लिए 2 Na पॉजिटिव यहाँ से होंगे मिस। ठीक है, क्योंकि हमें चार्ज सेम रखना होता है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर है +1, तो यहाँ से 2 Na पॉजिटिव्स को बाहर यहाँ से मिस होना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा आयन है, यहाँ पर Cl नेगेटिव है, यहाँ से एक हो गया मिस। ठीक है, और एक हम किसी और प्लेस से मिस कर देते हैं, एक मान लीजिए यहाँ से मिस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब देखिए ये 2 बन चुकी हैं यहाँ पर कटायन वैकेंसीज, बट इनमें से एक पर ये जो स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन है वो भी खुद आएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ गया स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव। तो ओवरऑल यहाँ पर ओनली बचती है 1 कटायन वैकेंसी।
तो मतलब हम जितने भी यहाँ पर स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव के आयंस को ऐड करेंगे उतनी ही कटायन वैकेंसीज बन जाएंगी। ठीक है, इतना पता चल गया, सिंपल है। तो अब हमारी स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयंस की यहाँ पर जितनी भी कंसंट्रेशन है उतने ही हमारे पास कटायन वैकेंसीज होंगी। तो इसकी हमारे पास क्या है कंसंट्रेशन, दैट इज द 10⁻³ मोल। ठीक है, मोल परसेंटेज, सॉरी 10⁻³ मोल परसेंटेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है 10⁻³ परसेंटेज मतलब ओवर में 100 करेंगे और मोल का मतलब उसकी वैल्यू लगाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये जो है ऊपर जाएंगी 2 पावर्स, तो यहाँ पर बन जाएगा, ये पावर्स बन जाएंगी हमारे पास 10⁻⁻5। ठीक है, तो साथ में ये वैल्यू सेम रहेगी 10⁻23। तो ये जो पावर्स हैं इनको हम अब आपस में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितनी पावर बन जाएगी 10⁻23 - 5, तो ये बच गई 10⁻18। तो मतलब 10⁻18 वाला हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इम्प्योरिटी जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी होती है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मतलब जिसके ऊपर कितना चार्ज होता 3 पॉजिटिव, तो फिर यहाँ पर हमारी कटायन वैकेंसीज क्या हो जानी थी 2 टाइम्स हो जानी थी। ठीक है, क्योंकि एक की जगह पर तो ये वाला खुद आ जाएगा और 2 वहाँ पर कटायन वैकेंसीज बन जानी थी। जितना चार्ज होगा और सोडियम का जितना चार्ज है उन दोनों के चार्जेस को आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, उतनी ही आपको यहाँ पर कटायन वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो आई होप कि ये हमारी सेकंड केस स्टडी प्रॉब्लम आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, थर्ड केस स्टडी प्रॉब्लम को रीड आउट करते हैं। इसमें है कि इन द यूनिट सेल रेडियस ऑफ एटम इज रिलेटेड विद, यहाँ पर एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल with the different relations. ठीक है, this is because the atoms at the corner of the simple cube touch each other, but in FCC and BCC this is not true. ठीक है, उसमें कॉर्नर के एटम्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं जुड़े होते, वो जो उनका फेस सेंटर का जो एटम है या फिर उनके बॉडी सेंटर का जो एटम है उसके साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम द यूनिट सेल डिमेंशन it is possible to calculate the volume of the unit cell. Knowing the density of the matter, we can calculate the atomic mass of the unit cell, atomic mass of that atom in the unit cell. So determination of mass of single atom gives an accurate method of the determination of the Avogadro's constant. तो इसके बाद हम आगे इसके साथ Avogadro's constant भी सोल्व कर सकते हैं। So now density of the solid जो होती है वो भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल बाय यूजिंग दीज पैरामीटर्स, दैट इज द डेंसिटी, जेड होता है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, सो एम इज द मास, ए इज यहाँ पर होती है बस एज लेंथ और एन ए है यहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, और अगर हमारे पास ये सभी इंफॉर्मेशन है तो इनसे डेंसिटी और या फिर इनमें से अगर कोई भी वैल्यू अननोन है उसको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर बताया गया है कि व्हेन द पार्टिकल्स आर क्लोज्ड पैक्ड। ठीक है, सो 2 टाइप्स ऑफ द वॉइड्स उनमें जनरेट होते हैं। ठीक है, एंड वॉइड्स प्रेजेंट इन द लैटिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द क्लोज्ड पैक्ड पार्टिकल्स एंड द नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 2 टाइम्स दैट। ठीक है, ये हमने हमारी सबसे पहली केस स्टडी प्रॉब्लम में ये सब कुछ रीड किया है कि जितने एटम्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे उससे 2 टाइम्स। The radii of the void in these closed packed structures are related to the sizes of the spheres. अब जो यहाँ पर voids का साइज है वो भी डिपेंड करता है कि हमारे एटम्स का क्या साइज है। ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस का रेशियो सोल्व कर सकते हैं, रेशियो ऑफ द कटायन टू दैट ऑफ द रेशियो ऑफ द अनायन। तो इन दोनों के रेशियो से हमें जानकारी मिलती है कि हमारे जो पॉजिटिव आयंस हैं उनको voids में रखा जा सकता है या फिर नहीं। ठीक है, तो ऐसे आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी होगी, ये आप लोगों ने खुद भी रीड कर सकते हैं। तो इस पर बेस्ड हम सबसे पहला एमसीक्यू सोल्व करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है कि यहाँ पर एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इन बीसीसी यूनिट सेल। तो बीसीसी के लिए आप लोगों ने रिलेशन सोल्व कर कर जरूर याद रखना है, मैंने आपको सोल्विंग इसकी पहले भी बताई हुई है। सो दिस इज द रिलेशन, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू एच लेंथ। तो हमने ए को सोल्व करना है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी 4/√3 इंटू रेडियस ऑफ एटम।
सो 4/√3 इंटू रेडियस ऑफ एटम, दैट इज बी इज द राइट ऑप्शन। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को यहाँ पर FCC के बारे में आ जाए तो उसका क्या होता है, R इज इक्वल्स टू A/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो उसका भी आप लोग याद रख सकते हैं। और सिंपल क्यूबिक में तो सिंपल है कि R इज इक्वल्स टू A/2, हाफ होता है सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सेकेंड MCQ करते हैं। 2 यूनिट सेल्स ऑफ एलिमेंट A एंड B with same density and edge length having the BCC and FCC structures respectively, the ratio of atomic mass of A to the atomic mass of B is। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को डेंसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए, दोनों की डेंसिटी सेम है। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इनटू यहाँ पर एटॉमिक मास, मैं यहाँ पर M1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 2 है हमारे पास A एंड B, डिवाइडेड बाय यहाँ पर एज का क्यूब A³ इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि सेम है डेंसिटी, सेम है यहाँ पर एज लेंथ, और ओनली यहाँ पर अरेंजमेंट चेंज हुए हैं, एक साइड पर है BCC और दूसरी साइड पर है FCC। सो दिस मीन्स दैट सेकेंड की भी डेंसिटी सेम होगी, सिर्फ मास चेंज होगा और नीचे भी जो है वो भी सेम रहेंगी टर्म्स, ठीक है। तो जो टर्म्स हैं यहाँ पर सेम, तो उनको हम यहाँ से सोल्व आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई और ये यहाँ पर A³ के साथ A³ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर Z1 में कौन सा अरेंजमेंट है, दैट इज द BCC। तो BCC में कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। सो दिस बिकम्स 2 इंटू M1, ठीक है। और दूसरी साइड FCC में कितने एटम्स होते हैं, 4 इंटू M2, ठीक है। सो नाउ M1 ओवर M2 हमारा क्या बन जाएगा, M1 रेशियो M2 दैट इज इक्वल्स टू द 4/2, ठीक है। तो ये M2 दूसरी साइड पर चला गया, डिवाइड हो गया, 2 इस साइड पर आ गया, सो दिस बिकम्स 2/1, ठीक है। सो ये बन जाएगा हमारा थर्ड आंसर। तो ऐसे आप लोगों ने डेंसिटी का फॉर्मूला भी याद रखना है और ऐसी सोल्विंग भी आपको पूछी जा सकती है। इसके बाद है हमारा थर्ड MCQ, ए कंपाउंड फॉर्म HCP स्ट्रक्चर, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट इज, ठीक है। अब देखिए कि अगर एक एटम होगा तो उसके लिए 1 ही होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 2 होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक एटम है तो उसके लिए टोटल कितने वॉइड्स होंगे, देयर आर द 3 वॉइड्स, ठीक है। अगर हमारे पास है 0.5 मोल तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग 3 इंटू 0.5 मोल क्या होंगे, वॉइड्स होंगे, ठीक है। इतना पता चल गया, सिंपल है। अब देखिए कि 3 इंटू 0.5 का मतलब क्या है कि 3 इंटू आ जाएगा 0.5 मतलब 1/2 और मोल की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखनी है वैल्यू। सो यहाँ से हमारा बी आंसर बन जाएगा, दैट इज राइट आंसर। 3/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 1/2 आया है क्योंकि हमें दिया गया था यहाँ पर 0.5 मोल, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया है 1/2, ओके। तो इसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर थर्ड जो है ये MCQ, हमारा फोर्थ MCQ, ठीक है, उसको सोल्व आउट करते हैं। तो फोर्थ MCQ की स्टेटमेंट आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताया गया है, दैट इज यहाँ पर आयनिक रेडियाई ऑफ A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव आयंस आर दिस वन, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इन AB, तो इनका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर सोल्व करना है इनके आयनिक रेडियाई के साथ। तो इसमें हमने रेडियस रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज द रेडियस ऑफ द कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन। तो रेडियस ऑफ कटायन है 0.90 इंटू 10⁻⁻10 और रेडियस ऑफ अनायन है यहाँ पर 1.80 इंटू 10⁻⁻10। तो ये दोनों सेम पावर्स हैं, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल होकर क्या बचेगा 2। सो दिस बिकम्स द 1/2। तो 1/2 मतलब क्या आ गया 0.5, ठीक है। अब देखिए कि आप लोगों ने अगर कुछ वैल्यूज़ को याद रखा होगा तो हमारे पास कुछ रेंजेस होती हैं। अगर रेडियस रेशियो आ जाए 0.225 से लेकर 0.414 तक तो हमारा
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है 4, यानी कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अगर आ जाए 0.414 से लेकर 0.732 तक तो ये रहता है 6, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो हमारा आंसर है 0.5, मतलब इसी इंटरवल के अंदर है, तो इसका मतलब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन जाएगा 6। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको सभी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर कर इसे सोल्व करना पड़ता है। ये स्टडी प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज़ बेस्ड अपॉन दी सॉलिड स्टेट्स। तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आप लोगों ने रीड कर लेना है, सिंपल है। सॉलिड स्टेट्स की स्ट्रक्चर के बारे में है कि शुरू में एक्सरेज की स्टडी के साथ इनकी स्ट्रक्चर को डिटरमिन किया जाता था, ठीक है। तो उसके साथ ही अगर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी ना हो तो फिर काफ़ी हमारे पास डिफ़िकल्टी हो जाती थी, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ कि लिनिस पॉलिंग ने, ठीक है, जिन्होंने कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का स्केल भी बनाया था, इन्होंने एक हमें रेडियस रेशो का कॉन्सेप्ट बताया कि रेडियस ऑफ अनायन टू द रेडियस के रेडियस ऑफ द कटायन टू द रेडियस ऑफ द अनायन के रेशो के साथ हम आइडिया लगा सकते हैं कि सॉलिड के अंदर उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है। तो रेडियस रेशो का टॉपिक अगर आप लोगों ने रीड किया है तो आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में पता होगा। तो ये आप लोग पैराग्राफ पूरा रीड कर लें। एक बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये ऐसी प्रॉब्लम होती है, पैराग्राफ में जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दी होती है रिलेटेड कि क्या चीज़ पूछी गई है, ठीक है। उसमें आंसर आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, आंसर रिलेटेड होंगे, ठीक है। आंसर आप लोगों को खुद सोल्व करने होंगे। तो इन सबको रीड करने के बाद उन्होंने रेडियस रेशियोज बनाए हैं, ठीक है। रेडियस रेशियो में ऊपर रखा गया है रेडियस ऑफ द कटायन बाय रेडियस ऑफ अनायन, इसको हम बोलते हैं रेडियस रेशियो। और जितना उसका आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री बनाई गई है। अब देखिए कि मेन यहाँ पर अनायंस का एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो मेन अरेंजमेंट यहाँ पर कौन बनाएंगे, दैट इज़ द अनायंस। उनके बीच जो होल्स बचते हैं यानी कि इंटरस्टिशियल साइट्स बचती हैं, वहाँ पर कौन आएंगे, दैट इज़ दी स्मॉलर ए कटायंस। तो यहाँ पर हम रखेंगे ए कटायंस को। अब इन दोनों के रेडियस में क्या रिलेशन है वो सभी यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई हैं और इनके अकॉर्डिंग ये सभी ज्योमेट्रीज बन सकती हैं। इसको यूज़ कर कर हमने अब इसको आगे सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला MCQ है कि रेडियस ऑफ द सिल्वर पॉजिटिव आयन इज दिस वन एंड द आयोडाइड आयन इज दिस वन, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सिल्वर पॉजिटिव आयंस। अब सिल्वर पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन को हमने रखना है, तो इसमें से कौन सा अरेंजमेंट बनेगा, तो हम रेडियस रेशियो निकालते हैं। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन के रेडियस को ऊपर रखेंगे, 126 डिवाइड कर देंगे 216 के साथ रेडियस ऑफ अनायन। तो इसको आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है, ये आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 0.583। तो ये हमारा इस रेंज में बन रहा है, इन दोनों की सेम रेंज है। तो मतलब क्या क्या बन सकता है, या तो बनेगा स्क्वायर प्लेनर या बनेगा ऑक्टाहेड्रल, यानी कि या तो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या होगा 6। अब यहाँ पर 4 तो ऑप्शन है नहीं, तो हमारा 6 ऑप्शन बन रहा है। सो देयरफॉर 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, मतलब सिल्वर पॉजिटिव आयंस के आसपास 6 जो आयोडाइड आयन होंगे, ठीक है। सिंपल सा काम है भाई, ठीक है। अगर आप लोगों ने बेसिक रीड किए हैं तो आपको बिल्कुल भी इसमें कोई भी डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होने वाली, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला MCQ करते हैं। ए सॉलिड AB हैज अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। If the radius of the A positive is 120 picometer, calculate the maximum possible value of the anion के रेडियस की मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है। अब देखिए स्क्वायर प्लेनर है तो रेंज हमारी ये रहेगी, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ, 0.414 से लेकर 0.732 तक रहेगी हमारी रेंज, ठीक है। अब देखिए हमें ऊपर क्या रखना होता है, रेडियस ऑफ द कटायन दिस इज, एंड डिवाइड में हम रखेंगे रेडियस ऑफ अनायन, इसको हम x अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। यही रेंज रहेगी। अब देखिए कि ये दोनों वैल्यूज़ इसकी एक्सट्रीम हैं, तो हम एक एक कर कर इन्हें सोल्व करेंगे। एक बार इसको इक्वेट कर कर सोल्व कर लें कि इसकी जो क्या वैल्यू बन सकती है। तो यहाँ से x को सोल्व करेंगे, सो x इज़ 120 ओवर 0.414, इसको आप लोगों ने डिवाइड कर कर सोल्व कर लेना है। दिस अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 189.8, ठीक है। और ऐसे ही हम इसको सोल्व करते हैं, ये जो इस तरफ की वैल्यू है, तो यहाँ से आपको मिलेगी x इज इक्वल्स टू दी 120 ओवर 0.732। इसको अगर आप लोग सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा 163.9। ये डिवाइड वाला काम आप लोगों ने खुद करना है। तो ये इसकी बन रही है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, 289.8, ये इसकी बनेगी मिनिमम वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर बनेगा, 290 पिकोमीटर। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। हमने सिंपली क्या किया, अरेंजमेंट देखा, स्क्वायर प्लेनर था, रेंज उतार ली जो उन्होंने वहाँ पर बताई थी। रेडियस रेशियो का हमने फार्मूला लगाया, रेडियस ऑफ द कटायन ओवर रेडियस ऑफ अनायन। इन दोनों के साथ हमने 1 बाय 1 इक्वेट कर कर उसका जो
वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू बन सकती थी, वो हमने सोल्व कर दी। ठीक है, लास्ट MCQ फ्रॉम दी दिस सैम्पल पेपर, ए गुड फिट इज कंसिडर्ड टू बी वन वेयर द कटायन कैन टच। ठीक है, गुड फिट हम किस अरेंजमेंट को बोलेंगे, यहाँ पर कटायन जो है पॉजिटिव आयन है अपने आसपास के सभी ही अनायंस को छू रहा हो। ठीक है, सो ऑल ऑफ इट्स नियरेस्ट नाइबर को वो कर रहा हो यहाँ पर टच, तो वही हमारा एक अच्छा एक अरेंजमेंट बनेगा, गुड फिट हम इसे बोल सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें सभी अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।